हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रह्मोस इंप्रूवमेंट एग्जाम रिवीजन सीरीज, लेक्चर नंबर 12। 3 चैप्टर्स रह गए थे हमारे कंप्लीट होने से। उन तीनों चैप्टर्स को हम इसी सिंगल क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हम लोग इस क्लास का फोकस जो होता है हमारा, वो थ्योरी नहीं होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। तो हम क्विकली 10-10 मिनट में हर चैप्टर की थ्योरी को देखेंगे एंड उसके बाद हम बहुत अच्छे वाले लेवल के जो क्वेश्चंस हैं तीनों टॉपिक्स के, वो हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपको और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की और नीड है, तो आप शॉर्ट सीरीज ली थी मैंने एग्जाम के लिए और मेन एग्जाम्स के लिए, आप वो देख सकते हैं। साथ ही साथ में आप थ्योरी के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से थ्योरी के लेक्चर्स कवर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपको प्रीवियस ईयर करने का मन है तो आप प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ सीएफ के क्वेश्चंस भी लगाने हैं अगर आपको, तो सीएफ के क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सीएफ के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको और नीड है इन चैप्टर्स में प्रैक्टिस करने की, तो ऑलरेडी इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज भी बनी हुई है और टॉपिक वाइज भी बनी हुई है। मतलब के पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, इस बेसिस पर भी बनी हुई है प्लेलिस्ट। प्रीवियस ईयर के नाम से भी बनी हुई है, सीएफक्यू के नाम से भी बनी हुई है और अगर आपको चैप्टर्स पर जाओगे तो चैप्टर के नाम से भी बनी होगी। जैसे काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट सर्च करोगे तो काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट में काइनेटिक्स की थ्योरी, काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर, काइनेटिक्स के सीएफ के क्वेश्चन और काइनेटिक्स के आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा आपको उसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि क्लास सफिशिएंट नहीं है तो आप उसे देख सकते हो। मैंने तीनों टॉपिक्स को इसलिए मर्ज कर दिया इस वाले लेसन में क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम है, टाइम नहीं है हमारे पास, एग्जाम हमारा बिल्कुल सर पे लगा हुआ है इसलिए। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। And before starting the chapter, if you are new to this channel, then please do like the video, share it with your friends, and do subscribe to my channel and hit the bell icon ताकि आपको 30 मिनट्स पहले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर कोड है, यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड एंड ज्वाइन दीज ग्रुप्स ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सेशंस की पीडीएफ मिलती रहा करे। ओके, और ये हमारी भले ही लास्ट क्लास है लेकिन हमारा साथ आगे तक चलता रहेगा। भले ही आप जो है आगे जाके जेई की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो या कोई भी एग्जाम की तैयारी करो जहाँ पे भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो, सीयूईटी वगैरह के कुछ भी हो, सबके लिए हमारा साथ बना रहेगा। जब तक आपके पास केमिस्ट्री है, एप्टीट्यूड है, क्वांट का पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स हैं, ये सब पोर्शन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसी चैनल पर बने रहें। ठीक है, और सब्सक्राइब करके रख लो यार, क्या जा रहा है एक चैनल सब्सक्राइब करने में, है ना। और आज लास्ट लेक्चर है, आपको मैंने इतना सारा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इतना सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराए हैं, इतना काम जरूर कर लेना इस लेक्चर को, या मैं कहूँ कि आप चैनल को अपने एटलीस्ट 10 दोस्तों के तक तो रिकमेंड करने करना, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, जिसको भी रिकमेंड कर सकते हो, एक जना एटलीस्ट 10 सब्सक्राइबर्स से बढ़वाई देना। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। सबसे पहले आप लोग जो है हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले है हमारी इलेक्ट्रो में बस मैं आपको रीड करके बता दूंगा, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, हमारे को पढ़ना होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है और उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, उससे रिलेटेड जो भी स्टडी होती है वो हमारी जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर होती है। ओके, उसके बाद हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं जो कि आपकी फिजिक्स से रिलेटेड है, जैसे कि ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबको पता है, V इज इक्वल टू आई आर। आर होता है रेजिस्टेंस, वी होता है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और आई होता है आपका करंट। ठीक है, एक आपका जो रेजिस्टेंस होता है उसके बारे में भी अपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये आप सब अपनी बुक किताब में से या जो भी नोट्स वगैरह हैं या मेरे भी लेक्चर्स जो हैं, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का जो भी लेक्चर है उससे देख सकते हो। यहाँ से हम ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं 10 मिनट के अंदर चैप्टर को। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए इस तरह से करते हैं और इसे हम कह देते हैं रेजिस्टिविटी। अगर हम इसका उल्टा कर दें तो 1/r जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, जिसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसके उल्टा हो जाता है 1/ρ के लिए जो उल्टा बन जाता है वो हो जाता है आपका कापा, ये हो जाती है कंडक्टिविटी, और L/A का भी उल्टा हो जाता है। ठीक है, और जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट हो जाती है ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो जाती है,
लेकिन जब हमारी कंडक्टेंस आती है तो कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो हम आपकी ओम इनवर्स हो जाती है, जिसे हम साइमन के नाम से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। कंडक्टिविटी के बारे में बोलें तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी हो जाती है आपकी GL/A, GL/A, ठीक है, ये हो जाती है आपकी कंडक्टिविटी। ओके, अब उसके बाद इसकी यूनिट के बारे में बात करी जाए तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो गई, या फिर और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, मेटलिक कंडक्टेंस की बात करी जाए तो मेटलिक कंडक्टेंस को कौन अफेक्ट करेगा, कैसा मेटल है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, टेम्परेचर, ये सब अफेक्ट करेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करी तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में कोई भी सब्सटेंस एसोसिएट करेगा और आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होगी वो आयंस की मदद से होगी। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करेगी, आयंस कितने सॉल्वेट हो रहे हैं, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगी। उसके बाद बात आती है आपकी मेटलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में। एक चीज और आती है, आप ये याद रखना कि मेटलिक कंडक्टेंस में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में आयंस मूव करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक में आयंस मूव करेंगे, जबकि मेटलिक जो होगी, मेटलिक वाली जो होती है कंडक्टेंस, उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वाली बात को याद रखेंगे, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद कंडक्टेंस की मेजर जो होती है आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज से करी जाती है। आप लोगों ने फिजिक्स में भी देखा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें आपका क्या होता है, R1/R2 = R3/R4। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से इसकी मेजरमेंट करी जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, ये हो जाता है कापा इंटू 1000/C, कापा इंटू 1000/C। और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है आपकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये हो जाती है। और दो इलेक्ट्रोलाइट्स हों, दो आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो दो लार्ज इलेक्ट्रोड्स के बीच में हो जो कि 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो, इस तरह से इसकी डेफिनेशन होती है, आप वो पढ़ सकते हो। उसके बाद वेरिएशन की बात करी जाएगा, कंडक्टिविटी का वेरिएशन जो होता है वो आपको कोलरॉस लॉ और डेबाई-हकल-ओनसागर इक्वेशन, ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें जो है सबसे पहले डायग्राम आता है, ये मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के संग डायग्राम आता है डेबाई-हकल-ओनसागर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये जो होती है C की पावर √2 यानी √C के संग ग्राफ जाता है। तो आपको ये बताना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जैसे जैसे कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती रहती है, वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ती रहती है। लेकिन जब हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में इस तरह से हमारा ग्राफ आता है, ये पहले पहले धीरे होती है, फिर एकदम से अब्रप्ट बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ आता है, ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए अच्छे से। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, या फिर मैं बोलूंगा जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज करता है, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो क्या कहते हैं, आपके नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो आपकी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, ये इससे आप समझ सकते हो। ओके, अच्छा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, जब बिल्कुल जीरो पर अप्रोच कर जाती है, बिल्कुल मतलब बढ़ चुकी है, बिल्कुल जीरो पर आ चुकी है, कंसंट्रेशन जैसे जैसे जीरो पर अप्रोच करने लग जाती है, तो जब उस पोर्शन पे जो कंडक्टिविटी होती है वो आपकी लिमिटिंग होती है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन भी यही होती है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर निकालने की कोशिश करें तो हम लोग ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, मतलब ऐसे डॉट डॉट लगा के देख सकते हैं और जहां ये कट मारेगा वहां से निकाल लेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। लेकिन ये मेथड जो होता है वैलिड नहीं है वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकालने के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग हेल्प लेते हैं कोलरॉस लॉ की। ठीक है, तो कोलरॉस लॉ के लिए यही है कि कोलरॉस लॉ क्यों आया, क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्ग की तो निकाल सकते थे एक्सट्रापोलेट करके, लेकिन वीक की नहीं निकाल सकते थे, इसलिए कोलरॉस लॉ आया एग्जिस्टेंस में। ठीक है, कोलरॉस लॉ क्या कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जैसे कि ये जो है ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, यानी टोटल जो होगी कंडक्टिविटी लिमिटिंग वाली वो इंडिविजुअल के जो है सम के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन ये याद रखें ये तभी होगी जब परफेक्टली क्या होगा, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट्स नहीं लग रहे होंगे। दो इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और एक होता है आपका क्या छोड़ो, इफेक्ट्स छोड़ो, ये इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट वगैरह ये सब चीजें छोड़ो, आपके सिलेबस में नहीं है। बस आप ये याद रखना आयंस की इंटरेक्शंस होती हैं जिस वजह से ये सब नहीं होता। ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद कोलरॉस लॉ की एप्लीकेशन आपकी मोलर कंडक्टिविटी निकालने में आ गई। नेक्स्ट होती है आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने में। किस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाती है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ आज क्योंकि जो है आपके पास समय बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी बस देख लो कि क्या क्या चीजें हैं और एक क्या कहते हैं 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो हर टॉपिक में से। ठीक है, अगर हमारे को डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकालना है तो के क्या हो जाएगा, के हो जाता है आपका C α² अपॉन 1 - अल्फा।
ये हो जाएगा, इसमें अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना, आंसर आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी निकालने के भी काम आता है, सॉल्युबिलिटी पर क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आता है जनरली, लेकिन आ भी सकता है। कापा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ये हो जाती है आपकी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें दो हाफ होते हैं, एक होता है कैथोडिक हाफ, एक होता है एनोडिक हाफ। एनोड वाले पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस से कॉपर बनना है, ये सॉरी एरो इस तरह से होगा, ये एरो इस तरीके से होगा, कॉपर 2 प्लस से कॉपर बनना है, ठीक है। तो अगर हम दोनों हाफ को देखें तो दोनों हाफ को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में चल रही हैं। ये जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक की, और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है तो कॉपर रिड्यूस हो रहा है। बीच में हम लोग यहाँ पर ये लगाते हैं क्या, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है कि यहाँ पे जो है जिंक 2 पॉजिटिव की आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ Cl नेगेटिव लेके जा रहा है, और यहाँ पे हमारे पॉजिटिव वाला घट रहा है तो यहाँ Kl पॉजिटिव K पॉजिटिव जा रहा है। तो जहां पर जिस चीज की कमी होती है वहां वो वाले आयंस को पहुंचाने की कोशिश करता है ये, ठीक है, ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे सर्किट के अंदर। ओके, इसे हम लोग जो है डैनियल सेल भी कहते हैं और इसे हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को वोल्टाइक सेल भी कह देते हैं, लेकिन गैल्वेनिक और ये सब तो छोड़ो, वोल्टाइक सेल जो रखोगे नाम तो ज्यादा सही रहेगा। ओके, समझ में आया। और ये वाली बात याद रखना कि सॉल्ट ब्रिज जो है कभी भी इंटरैक्ट नहीं करता है। सॉल्ट ब्रिज में जो बेसिक सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो है यूज करा जाता है वो आपका पेस्ट यूज करा जाता है KCl इन अगर अगर सोल्यूशन, ठीक है, या फिर जेलेटिन के अंदर। आप KCl के साथ आप KNO3 भी यूज कर सकते हो, आप इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हो, NH4Cl भी यूज कर सकते हो। ये बात याद रखना बस कि सॉल्ट ब्रिज इंटरैक्ट नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करेगा रिएक्शन के अंदर, ठीक है, समझ में आई। इस तरह से रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। सबसे पहले सॉलिड वाला आएगा, देन उसके बाद आपका Zn2 पॉजिटिव आया, ये किसी कॉन्सेंट्रेशन पर होगा C1 कॉन्सेंट्रेशन पे, फिर बीच में दो डबल डंडे, इसका मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, Cu2 पॉजिटिव, ये किसी कॉन्सेंट्रेशन पर होगा C2 पे, और यहाँ पे एक सिंगल स्लैश और यहाँ पर आ जाएगा Cu सॉलिड। ये होती है रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से देख सकते हैं, इसमें इफ एंड बट नहीं चलता है, ठीक है। ये वाला होता है एनोडिक हाफ और उसके बाद सॉल्ट ब्रिज एंड देन कैथोडिक हाफ लिखा जाता है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ओके, इतनी बात याद रखना। ओके, इतना बात याद रही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाली चीज तो वो है, इसी में हम बात कर लेते हैं आगे। पहली चीज आती है आपके इसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लिया जिसका हमने पोटेंशियल 0 मान लिया, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या हुआ, H2 जो होती है वो आपकी 2H प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर देते हैं कि PT सॉलिड हुआ, और PT सॉलिड जो होता है यहाँ पर H2 गैसियस स्लैश H प्लस एक्वस, ठीक है, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ओके, इसके अंदर स्टैंडर्ड में 1 बार प्रेशर लिया जाता है, 298 केल्विन इसका टेम्परेचर लिया जाता है, ठीक है, ये याद रखना, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार पे प्रेशर लिया जाता है। सेल पोटेंशियल निकालने के लिए अगर हमें E0 ऑफ सेल निकालना होता है तो वो हो जाता है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ठीक है। और इसी की एप्लीकेशन आ जाती है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ये वाली कॉन्सेंट्रेशन अपॉन दूसरी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जो राइट हैंड वाली है या जो आपकी राइट हैंड वाली साइड पर है अपॉन जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, वो n हो जाता है आपका चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 0.0591। कैसे आया, ये आ गया आपका RT अपॉन NF करके, RT अपॉन F को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 0.0591, ठीक है। इससे आ जाता है आपका, ये वोल्ट्स में आएगा, E जो आएगा वो वोल्ट्स में आता है, ठीक है, ये हो जाती है आपकी नर्स्ट इक्वेशन। ओके, इसमें R किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, R सब्स्टिट्यूट करेंगे 8.314, टेम्परेचर किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे केल्विन में, और क्या बचा, बस और कुछ तो नहीं, फैराडे कांस्टेंट 96500, ठीक है, ये हो जाता है। ओके, अगर इक्विलिब्रियम पर होगी तो ये दोनों चीजें
की जगह हम केसी लिख देंगे तो केसी निकाल लिया जाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकालते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। तो ई ऑफ सेल में अगर हम माइनस एन एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा जी निकल जाएगी गिब्स फ्री एनर्जी। और आपको पता है डेल्टा जी अगर नेगेटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होगा? सब कुछ सेम होगा, यानी आपका जिंक है तो दोनों तरफ जिंक ही होगा लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अलग होगी, तो क्योंकि तो उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो ये जो है ना इसकी वैल्यू C2/C1 आ जाती है, जहां पर C2 कॉन्सेंट्रेशन बड़ी होगी C1 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इतनी बात याद रखना। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी चलती है तो ये इस तरह से लिथियम से चलती है, कैल्शियम से ऐसे होती हुई जाती है, इस तरीके से सीरीज जाती है। और जो ऊपर जितना नेगेटिव में होता है ना वो उतना ज्यादा जो है क्या करता है बताओ? जैसे जो जितना नीचे होगा वो उतना अच्छा, सॉरी जो जितना ज्यादा ऊपर होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब क्या है? ऊपर वाला बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है वो बहुत सब जो ऊपर वाले होते हैं वो ऑक्सीडेशन अच्छे से करते हैं, यानी ऊपर वाले जो होंगे वो एनोड एनोड पर प्रेफर करेंगे जाना, एनोड पर प्रेफर करेंगे जाना। और जो जितने ज्यादा नीचे होते जाएंगे, जो जितने नीचे वाले हैं वो क्या करेंगे? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अच्छा काम करते हैं, यानी वो रिड्यूस होंगे उतना अच्छे से और वो उतना अच्छा कैथोड पर जाना प्रेफर करेंगे। ये बात याद रखना, ठीक है, इतना बात याद रखना। ओके, देन आता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में आता है आपके फैराडे के 3 लॉ आते हैं। पहला सॉरी फैराडे के दोनों लॉ आते हैं। पहला लॉ M = ZIT, ये तो सबको पता होगा। ओके, एंड देन सेकंड होता है आपका केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस वाला, यानी जिसमें आपका W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। जब ये क्या कहता है लो कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करें तो सब्सटेंस जो डिपॉजिट होंगे वो इनके इक्विवेलेंट मासेस के अकॉर्डिंग में होंगे। नेक्स्ट आती है बैटरीज। बैटरीज में आपको पहले आ जाती है प्राइमरी बैटरी, जो कि आपका ड्राई सेल जिसे हम लिचेंस सेल कहते हैं। ये इस तरीके के घर में जो सेल होता है वही है। कार्बन रॉड इसमें कैथोड का काम करती है, जिंक का एनोड का काम करता है। उसके अंदर MnO2 कार्बन ब्लैक और NH4Cl का पेस्ट बना होता है। ठीक है, पर लेकिन ये खत्म हो जाता है, एक समय तक ये चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। पेस्ट लगा होता है इनमें NH4Cl और MnO2 का, ये याद रखना। कभी कभार ZnCl2 भी यूज होता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है एनोड पर Zn से Zn2+ बनेगा। एनोड पर जिंक है ना तो जिंक क्या बनाएगा? Zn2 पॉजिटिव आयन बनाएगा। और कैथोड पर क्या आता है? कैथोड पर क्या है? कैथोड पर हमारे MnO2 और NH4 ये सब है, कुछ है। कैथोड पर कार्बन है तो यहाँ पर ये क्या बना देगा आपका MnOH, ये सब बना देगा। तो इसकी चिंता मत करो, एग्जाम में नहीं आता। और ये सेल का जो पोटेंशियल होता है ये आपका 1.5 वोल्ट पर काम करता है। ये सेल 1.5 वोल्ट पर से काम करता है। जब घर में सेल हो ना, सेल में देख लेना 1.5 वोल्ट लिखा होगा। एक होता है आपका मर्करी सेल, जिंक अमलगम वगैरह होता है इसके अंदर। अगर हम बहुत सारे सेल्स को लगा दें तो क्या बन जाती है? बैटरी। ये हो जाती है बैटरी, ये बन जाती है बैटरी। ठीक है, लेट स्टोरेज बैटरीज होती हैं, इन्वर्टर वगैरह की बैटरीज होंगी। इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है 38%। इनके अंदर 38% सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एनोड पर लेड की रिएक्शन होती है, लेड सल्फेट बनता है, और कैथोड पर भी लेड सल्फेट बनता है इसके अंदर। ठीक है, ये याद रखना। एनोड पर, और ये इसकी आने के उसके बाद आता है आपका लास्ट में फ्यूल सेल। अब डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, लास्ट में आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फ्यूल सेल है, ये है आपका H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है, H2O2 फ्यूल सेल है ये। फ्यूल सेल के अंदर आपकी जो रिएक्शंस होती हैं वो आपको याद रखना। आपको ओवरऑल रिएक्शन लिख देता हूँ बस मैं, 2H2 प्लस O2 जो है यहाँ पर 2H2O दे देता है। ये फ्यूल सेल इस तरीके से काम करता है। ठीक है, फ्यूल सेल क्यों अच्छा है? क्योंकि फ्यूल सेल जो होता है वो पोल्यूशन फ्री होता है और अच्छी एफिशिएंसी से अच्छी एफिशिएंसी होती है इसकी। नेक्स्ट आता है आपका कोरोजन का प्रोसेस। कोरोजन के प्रोसेस क्या होता है? जब जो है आपके रस्ट जम जाती है, फेरिक ऑक्साइड है ना, Fe2O3.XH2O हो जाती है, ये हो जाता है आपका कोरोजन का प्रोसेस। कोरोजन के प्रोसेस को प्रिवेंट करने के मेथड्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहला मेथड क्या है? बैरियर लगा दो। बैरियर कैसे लगाओगे? बैरियर लगाने के लिए क्या करोगे? ग्रीस लगा देते हैं लोग, पेंट करते हैं, देखा होगा आपने। जो है आयरन के लोहे के कूलर आते हैं थे पहले, और आज भी आते हैं। आजकल तो लोग क्या कहते हैं उसमें माइका लगा देते हैं, लेकिन पहले के समय में कूलर के ऊपर लोग पेंट किया करते थे। तो बैरियर सबसे पहले तो बैरियर। और क्या करते हैं, अगर आपने देखा होगा गेट हुआ आपका, आयरन का गेट होता है, या फिर दुकान के जो शटर होते हैं उनमें लोग ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस से क्या होता है कि बारिश का कोई असर नहीं पड़ता, जो है बारिश जो होती है उस बस से
फिसल जाती है, पानी जो है उसमें से स्लिप कर जाता है, तो रस नहीं लगती है ना, इसलिए ग्रीस लगा देते हैं। नेक्स्ट है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल में क्या करते हैं, जो ऊपर वाला मेटल है वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है नीचे वाले को बचाने के लिए, ठीक है। तो आयरन के ऊपर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला मेटल लगा देते हैं ताकि ऊपर वाला कुर्बान हो जाए और नीचे वाला बच जाए, जैसे कि जिंक की आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग सुनी होगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या करते हैं, वही सेम जो है आपका ये सैक्रिफिशियल जैसा ही है। इसमें क्या करते हैं, आयरन को जो है एक एक्टिव मेटल से लगा देते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, आयरन के संग लगा देते हैं। और क्या होता है इसके अंदर, मेटल जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता जाता है और आयरन पर चिपकता जाता है, ठीक है। तो इससे आयरन बच जाता है और मेटल जो है वो कुर्बान हो जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट आपके एग्जाम में ऐसे जाते नहीं है, ठीक है। बस यही था इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। बाकी हम सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। एक फॉर्मूला लिख लो बस। अगर आपको डेल्टा जी का फॉर्मूला आए ना सीधे क्वेश्चन, तो डेल्टा जी हो जाता है -2.303 RT log टू द बेस 10 Kc। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, डेल्टा जी दे रखा हो तो, ठीक है। ये बात याद रखना। बस यही था इस चैप्टर में। अब सीधे आ जाओ इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे, ठीक है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस पर आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना, सॉल्व करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन ने 3 किलोमीटर लगाए हैं सीरीज में और एक फेरेडे चार्ज लगाया है इनके ऊपर डेफिनेट टाइम में, और बताओ को कितने मोल्स ऑफ पॉजिटिव आयन लिबरेट होंगे कैथोड इन ईच किलोमीटर, कितने लिबरेट होंगे ये पूछ रहा है। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी चलिए जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 किलोमीटर हैं, एक फेरेडे डाला गया है इसके अंदर और बोला गया कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉजिटिव आयन कितने होंगे कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे पॉजिटिव आयंस आने हैं तो HCl में हमारा और AgNO3 में तो यहाँ पर तो H प्लस है, सिंगल पॉजिटिव है, तो इसमें एक ही आएगा। AgNO3 भी Ag पॉजिटिव होता है सिंगल पॉजिटिव, तो इसमें भी एक ही आएगा। कॉपर 2 पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इसके अंदर 2 आयंस आएंगे, तो रेशियो क्या होगा 1:1:2, इस रेशियो में आएंगे। नेक्स्ट देखो, अगर 4285 डाला तो कितने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, तो अगर एक के लिए हमारे को 96500 डालना पड़ता है, कूलम डालना पड़ता है, 96500 डालते हैं तब 1 ग्राम मिलता है हमारे को कॉपर। अगर एक डालेंगे तो कितना मिलेगा और 4825 डालेंगे तो कितना मिलेगा, तो इस तरह से सॉल्व कर लेना, 4825/96500 जो भी है सॉल्व कर लेना। आई थिंक ये अराउंड 0.05 के आसपास आएगा, देख लेना, इसे चेक कर लेना, ठीक है, इतने ग्राम इक्विवेलेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका सेटअप दे रखा है गैल्वेनिक सेल का, PbNO3 वोल्टवाइज इन लेड नाइट्रेट और CrCl3 इसका दे रखा है सोल्यूशन। ए ये है, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए ये है और बी ये है, बोध में पूछ रहा है और ई नॉट दे रखे हैं, ठीक है। मेरे को सेल लेना है बट अप्रोप्रिएट सॉल्व सॉल्यूशन इन प्लेस ऑफ ए एंड बी, कौन सा सॉल्व सॉल्यूशन लोगे ये पूछ रहा है। देखो ए वाले में क्या ले सकते हो, ए हो जाएगा आपका क्रोमियम क्लोराइड और बी हो जाएगा लेड नाइट्रेट, ठीक है। ए हो जाएगा क्रोमियम क्लोराइड और बी हो जाएगा लेड नाइट्रेट, क्योंकि क्रोमियम से इस तरफ जाएगा ना, देखो इसकी एरो की डायरेक्शन देखो, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये सेल की क्या एप्लीकेबिलिटी है, वही है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सॉल्ट ब्रिज में अगर KCl डाल दिया तो बोल रहा है कि कैसे सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। देखो वैसे तो आप ई नॉट ऑफ सेल से डिटरमाइन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ से रिएक्शन जाएगी, तो जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा वहां पर ऑक्सीडेशन होगा और वहां से सेल चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए CrCl3 के लिए ज्यादा नेगेटिव होगा ई नॉट और यहाँ के लिए लेस नेगेटिव होगा, इससे आप डिटरमाइन कर सकते हो। यहाँ क्वेश्चन में ये गड़बड़ है कि यहाँ पे मेंशन नहीं है दोनों की ई नॉट के, किसका ई नॉट क्या है,
लेकिन ये याद रखना कि इसका मोर नेगेटिव रहेगा तभी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, तभी यहाँ से सेल चलेगा, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज में का KCl है, तो अगर KCl में क्या होगा, यहाँ पर जो होगा सॉल्ट ब्रिज कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, ये यहाँ पर क्या होगा, क्रोमियम टूट रहा होगा, Cr3+ बन रहा होगा, Cr3+ बन रहा होगा, यानी आपको एनाइन की कमी महसूस हो रही होगी, तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, यहाँ Cl नेगेटिव भेज देगा एनाइन की कमी पूरी करने के लिए। यहाँ क्या कर रहा होगा, यहाँ लेड जो हो रहा होगा वो लेड 2+ से जो है यहाँ पे लेड बने जा रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, केटाइन कम हो रहे होंगे, यहाँ जब केटाइन कम हो रहे होंगे तो यहाँ केटाइन की कमी हो रही होगी, तो यहाँ सॉल्ट ब्रिज जो है वो K+ भेज देगा ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर सके। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, सिंपल। अरे क्वेश्चन को डरावना दिखाया जाता है, क्वेश्चन होता नहीं है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, ग्राफिकल मेथड क्यों नहीं बता पाता मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डिल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सट्रापोलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरह से ग्राफ जो होता है वो इसका इस तरीके से आता है, इस तरीके के ग्राफ में कहाँ एक्सट्रापोलेट करके ले जाओगे, ये लाइन कभी मिलेगी ही नहीं, लाइन कभी मिलेगी ही नहीं, जैसे हाइपरबोलिक शेप्स में। ओके, नेक्स्ट है टू ड्रॉ द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डिल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोलरॉच लॉ इफेक्टिव क्यों है, कोलरॉच लॉ इफेक्टिव क्योंकि ये इंडिविजुअल वाले को कंसिडर करता है। ये कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी किसी की भी मोलर कंडक्टिविटी जो हो जाती है वो इंडिविजुअल वाली मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होती है, ये कहता है ये, इसलिए जो है ये इफेक्टिव लॉ है, ठीक है। तीसरा वाला ग्राफ मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन, ये जो वीक का ही है ये ग्राफ, लैम्डा m और ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट होगा इस तरीके से, ये वही ग्राफ है बनाया हुआ है, ठीक है, इजी। नेक्स्ट देखो, शिप में सॉल्ट वाटर से को एक्सपोज किया गया तो उनमें रस्ट लग जाती है, कैसे हम रस्टिंग प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो एनोड है ये रहा, कैथोड ये रहा, ये क्या मेथड है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोटेक्शन है, अभी बताया था इलेक्ट्रोलिटिक प्रोटेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोटेक्शन है, मेथड का नाम हो गया इलेक्ट्रोलिटिक प्रोटेक्शन। कैथोड और एनोड क्या होगा, तो एनोड वो होगा जिसकी कोटिंग हमें चढ़ानी है आपको अपने शिप के ऊपर, कैथोड में होगी आपकी शिप, और एनोड में होगा जिसकी आपको कोटिंग करनी है शिप के ऊपर। जैसे आपको मैग्नीशियस की आपका कहते हैं किसकी कर सकते हो, इसमें एल्यूमिनियम की कर सकते हो, किसी भी ऐसे उसकी कर सकते हो जो आपका काम आए, ठीक है। और शिप पर करनी है तो शिप पर शिप किसकी होगी, आयरन की होगी, है ना, शिप किसकी होगी, आयरन की होगी, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ओके, हाउ इज कैथोड प्रोटेक्टेड, कुछ नहीं है, एनोड ऑक्सीडाइज कर देगा और एनोड से ऑक्सीडाइज करके जो भी आयंस आएंगे वो कैथोड के ऊपर चिपकते जाएंगे, इस तरीके से कैथोड प्रोटेक्ट हो जाएगा। एनोड जो है, एनोड से आयंस आते जाएंगे, एनोड क्या होगा, एनोड से आयंस रिलीज होंगे, जैसे एनोड में हुआ, एनोड अगर मैंने लिया Mg का तो Mg2 पॉजिटिव आयंस आते जाएंगे और ये Mg2 पॉजिटिव आयंस इसके ऊपर शिप के आयरन के ऊपर यहाँ इस तरह से चिपकते जाएंगे, सोल्यूशन में आते जाएंगे, इस पर चिपकते जाएंगे, तो इस तरीके से कैथोड प्रोटेक्ट हो जाएगा। लास्ट ये वाला, ये देखो, कोलरॉच लॉ एक जर्मन फिजिसिस्ट था और उसने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टडी करी थी, इससे यहाँ से उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे माइग्रेटिंग आयंस पर सिंपल वे में, इतना सब कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब बेकार है, ये हमें सिर्फ मतलब है ABC से। कोलरॉच का मतलब क्या था, जब उसने कहा कि ईच आयन है स्पेसिफिक इंडक्टिविटी, इसका मतलब क्या था, बस कोलरॉच लॉ आपको एक्सप्लेन करना है, इसमें और करना ही क्या था, कोलरॉच लॉ एक्सप्लेन करना है और क्या करना है इसके अंदर, कैसे एक्सप्लेन करोगे कोलरॉच लॉ को, कि आपके जो है हर सॉल्ट की कंडक्टिविटी जो होती है वो इंडिविजुअल वाले के सम के बराबर होती है, लॉ एक्सप्लेन करना है आपको। और जब आयन की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है इज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ आयंस, इसका मतलब है NaCl की कंडक्टिविटी और Na+ और Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव की कंडक्टिविटी में कोई रिलेशन नहीं है, Na पॉजिटिव NaCl की कंडक्टिविटी अलग होगी, Na पॉजिटिव की अलग होगी, Cl नेगेटिव की अलग होगी, इसका मतलब ये है, ठीक है।
अच्छा, हाउ डू यू प्रपोज टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीट इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग दिस लॉ? तो आपको कोल्ड-रॉस लॉ यूज करके दिखाना है। कोल्ड-रॉस लॉ यूज करके दिखाना है इसमें, और क्या करना है? बस सिंपल, कोल्ड-रॉस लॉ यूज करके दिखाना है आपको। कैसे? जैसे सपोज करो CH3COH है, एसिटिक एसिड की निकालनी है ना, और HCl है, तो ये आपका CH3 सॉरी CH3COH तो बनाना है, CH3COONA है, और ये आपका NaCl, तो CH3COH दे देगा प्लस NaCl दे देगा। तो अगर हमारे को CH3COH की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? CH3CONA की गिवन होगी, HCl की गिवन होगी, NaCl की गिवन होगी, इन दोनों की को प्लस करेंगे। सपोज करो इसकी X है, इसकी Y है, इसकी Z है, तो CH3COH की कैसे निकल जाएंगी? X प्लस Y माइनस Z। जो आंसर आए वो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होगी एसिटिक एसिड। ठीक है, इसे याद कर लेना। ओके, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तीनों की दे रखी होगी और एक की निकालने को बोलेगा, तो आप दो को प्लस करके एक की निकाल सकते हो। समझे? नेक्स्ट देखो, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में? इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में कौन सी बात गलत है? इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, बिल्कुल ठीक बात है, तभी तो वो इनर्ट है, वो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। सरफेस देता है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए, बिल्कुल ठीक बात है ये भी। सरफेस देता कंडक्शन के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। इट प्रोवाइड सरफेस विद रिडॉक्स रिएक्शन, नहीं, ये बात गलत है। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए सरफेस देता है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, Al2O3 से एल्यूमिनियम बनाना है, तो Al2O3 से एल्यूमिनियम बनाना है, यानी 2Al3 प्लस बनाना है। ठीक है, कितना हमारे को चार्ज लगेगा इसमें? 3 फैरेड। कितना चार्ज लगेगा? 3 फैरेड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। ये वही कोल्ड-रॉस लॉ की एप्लीकेशन। NH4OH की कैसे निकालेंगे? NH4H की कैसे निकालेंगे? NH4Cl रहा होगा, इसकी NaOH से रिएक्शन हुई होगी, तो इसने NH4OH दे रखा होगा और NaCl दे रखा होगा, तो NH4Cl और NaOH की प्लस कर देंगे, उसमें से NaCl माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा सेकंड वाला आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चैप्टर वाइंड अप करते हैं, अब आ जाते हैं काइनेटिक्स पे। काइनेटिक्स पर आ जाओ अब। चलिए काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो काइनेटिक्स में सबसे पहली क्या चीज है? काइनेटिक्स में सबसे पहली चीज होती है कि आपका लॉस के बारे में, देन होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट और आपकी एवरेज रेट के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में। तो एक देखो, जब भी कोई भी रिएक्शन होती है ना और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना होता है, तो किस तरह की रिएक्शन होती है? इस तरह से रिएक्शन हो रही होती है। एक तरफ तो रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा होता है और यहाँ प्रोडक्ट बन रहा होता है, यानी रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है विद टाइम, प्रोडक्ट बनता है विद टाइम। इस तरीके से आपकी रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन जो भी होती है। अब रिएक्शन का कोई ना कोई एक ऑर्डर होता है। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स है क्या? बेसिकली ये आपको हम रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ स्टडी करते हैं कि रिएक्शन किस रेट से हो रही है, किस रफ्तार से हो रही है। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाती है कि चेंज कितना हुआ कॉन्सेंट्रेशन में विद टाइम, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बदली टाइम के साथ। तो इस माइनस dr/dt भी लिख सकते हैं इसे। dr क्या होता है? स्मॉल चेंज। अगर बड़ा चेंज हो तो हम लोग इस d को बदल के डेल्टा भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा dr/dt लिखो, लेकिन हम लोग चाहें तो इसे हम माइनस डेल्टा r बाय डेल्टा टी ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस क्यों लगाया? कि रिएक्टेंट हमेशा टाइम के संग घटेगा, रिएक्टेंट कभी भी टाइम के संग बढ़ता नहीं है। अरे कोई चीज है तुम्हारी, कोई भी कार आई, तुमने कुछ भी प्रोडक्ट परचेज किया, तो उसकी वैल्यू में डिप्रिसिएशन आता है, एप्रिसिएशन नहीं आता है। कोई भी तुम प्रोडक्ट लेके आओ, मोबाइल लो, कार लो, कुछ भी लो, उसकी वैल्यू टाइम के साथ घटेगी। अब तुम ये मत करना जमीन ली, जमीन की तो मैंने तो जमीन ली 10 लाख की, वो हो गई 1 करोड़ की, यहाँ तो बढ़ गई वैल्यू। नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है, प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट। ठीक है,
तो उसकी वैल्यू जो होगी टाइम के संग डिक्रीज होगी, और यही किसके बराबर हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के बराबर, डेल पी बाय डेल टी, यानी माइनस डी आर बाई डी टी बराबर हो जाएगा डीपी बाई डी टी के। जितना रिएक्टेंट घटा उतना हाँ प्रोडक्ट बना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, रेट को हम लोग मोल पर लीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड में, इस तरीके से रेट को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब रेट में जो होती है, पहली चीज आती है इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, दो चीजें हैं। पहली चीज देखो, ये है कोई भी रिएक्शन है जो कि आर से लेके पी, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इस तरीके से टाइम के संग डिक्रीज हुई। ठीक है, टाइम के संग इस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है। तो अगर हमने कंसंट्रेशन ली, अगर स्मॉल एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, और या स्मॉल आप क्या मैं कहूँ कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, आपकी ये हो जाती है एवरेज रेट। लेकिन अगर हमने किसी मोमेंट पर ले ली है, अगर ये बहुत ही स्मॉल टाइम पर ले ली, या फिर मैं कहूँ जहां पर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो था, ऐसे लिमिट पर ले ली, तो उस टाइम पर जो रेट आती है वो हमारी इंस्टेंटेनियस रेट आती है। ये हम निकालते हैं माइनस डी आर बाई डी टी से, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम। ये आपका स्लोप से निकाल सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहाँ पे, इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करके हम निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये कैसे क्या होगा, हमारी इंस्टेंटेनियस रेट, चेंज हमारा कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट की विद टाइम बहुत, और अगर हमारा क्या कहते हैं एवरेज रेट है, तो ये हमारा डेल आर बाई डेल टी हो जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए हो जाता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए आपका एवरेज क्या हो गया, डेल पी बाई डेल टी, और अगर स्मॉल चेंज के लिए देखें तो अजय हो जाता है डीपी बाई डी टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, इंस्टेंटेनियस, और ये हो गई एवरेज। ठीक है, ये हो गई आपके रिएक्टेंट के लिए, और ये हो गई आपकी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ओके, कोई भी रिएक्शन आती है ना, तो उसके अंदर अगर हमारे स्टोइचियोमेट्री लगी होती है, जैसे ए की पावर ए जो है, तो ये हमारे को सी की पावर सी दे रही है, कोई भी ऐसी रिएक्शन होती है, तो माइनस 1 बाई ए डी ए बाई डी टी, ये मैं आपको इंस्टेंटेनियस बता रहा हूँ, ये बराबर हो जाएगी 1 बाई सी डी सी बाई डी टी। ओके, और इस कंसंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस तरीके से लिख देते हैं, यानी जितना ये हम स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं, और माइनस किस लिए लगाया, क्योंकि कंसंट्रेशन एक ही डिक्रीज होगी टाइम के साथ, और यहाँ प्लस किस लिए है, क्योंकि कंसंट्रेट प्रोडक्ट बनेगा विद टाइम के साथ। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की। कोई भी रिएक्शन होती है, अच्छा फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं रेट को, तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट रेट को अफेक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट करती है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, कैटलिस्ट इफेक्ट करता है ना, रेट लॉ की। रेट लॉ और इन सब के बारे में बात करने से पहले एक बात जान लो कि अगर ए से बी तक कोई भी रिएक्शन जा रही है और वो दे रही है प्रोडक्ट, तो इस रिएक्शन के अंदर हम लोग इस तरीके से रेट को लिखते हैं कि ए टू द पावर एम और बी टू द पावर एम, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब m प्लस एन जो होगा, ये अगर जरूरी नहीं है हमारा कि इसके जो स्टोइचियोमेट्री है उसके बराबर ही हो। ठीक है, अब बात आती है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए अगर हम बात करी जाए, वही मैंने चीज बोली कि अगर ए की पावर ए बी की पावर बी है, तो हमारा जरूरी नहीं है कि आपका स्टोइचियोमेट्री और ये बराबर हो ऑर्डर। ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन, और आपको टाइम इनवर्स करना होता है। यानी अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 1 रखेंगे, तो टाइम इनवर्स जो होगी वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड है तो सेकंड इनवर्स, मिनट है तो मिनट इनवर्स, आर है तो आर इनवर्स। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये याद रखना है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन हॉट आपका प्लेटिनम के ऊपर, ये फर्स्ट ऑर्डर का जीरो ऑर्डर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, नेवर कंप्लीट्स। ठीक है, ये बात याद रखना। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में जो होती है, जितनी भी रेडियो एक्टिविटी की रिएक्शंस होती है ना, डिसइंटीग्रेशन वाली, रेडियो एक्टिविटी वाली, वो सब फर्स्ट ऑर्डर की होती है। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में बताएं तो सेकंड ऑर्डर की हमारी कैसी रिएक्शन होती है, अगर हमारा एस्टर की रिएक्शन हो NaOH के साथ तो वो सेकंड ऑर्डर की होगी। थर्ड ऑर्डर की कौन सी हो गई, NO2 फॉर्मेशन, ये हमारी थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एलिमेंट्री की रिएक्शन क्या होती है, जो एक स्टेप में हो,
ठीक है। मोलिकुलरिटी क्या होती है, जितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन के अंदर वो साइमल्टेनियसली कोलाइड करें एक साथ, तब जाके जो आती है वो होती है मोलिकुलरिटी रिएक्शन की। रिएक्शन यूनिमोलिकुलर भी हो सकती है, बायोमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर, ऐसे चलती रह सकती है रिएक्शन। ठीक है, मुद्दा है कि कितने मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन के अंदर। रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म भी आता है जिसके अंदर आपका डिटरमाइनिंग स्टेप डिटरमाइन होता है। ये आपका पहले नहीं था लेकिन अब इंक्लूड हो गया सिलेबस के अंदर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होती है जिसमें रिएक्शन लगती है फर्स्ट ऑर्डर की, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की होती नहीं है, तो इसे हम सूडो कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन होता है 1/T R0 माइनस R0 माइनस R। जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ इस तरीके से आता है, इस तरीके से ग्राफ आता है जीरो ऑर्डर का। ये दोनों चीजें कट करेंगी, दोनों एक्सेस को। ठीक है, कंसंट्रेशन टाइम के बीच में ग्राफ होता है। हाफ लाइफ निकालने को आती है तो हाफ लाइफ के लिए टी हाफ हो जाती है आपकी R0/2K। ठीक है, यानी टी हाफ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है K से, ये आता है रिलेशन। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन आती है तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के अंदर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आती है तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के अंदर विल्हेल्मीज इक्वेशन आती है जिसमें T होता है 2.303 अपॉन K log R0/R। ठीक है, और इसका टी हाफ जो आता है वो टी हाफ क्या होता है ln2/K। यहां अगर आप देख रहे होगे तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि टी हाफ इस रिएक्शन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, ये बात याद रखना। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ओके, देन आता है आपका सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन अब आप सब लिख सकते हो कॉमन ऑर्डर से, वो तो आप लिख ही सकते हो, इतना ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है कि रेशियो होता है आपका रेट कांस्टेंट्स का। रेट कांस्टेंट्स का आपका रेशियो होता है, रेट कांस्टेंट्स का आपका रेशियो होता है जो कि डिफर करते हैं टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस के। यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है वो आता है आपका रेट कांस्टेंट जो होता है T+10 डिग्री पे अपॉन रेट कांस्टेंट T डिग्री वाला, ये होता है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जनरली ये 2 से 3 के बीच में ही लाई करता है। ओके, नेक्स्ट आपकी कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के अंदर आपको याद रखना है कि कोलिजन इफेक्टिव कौन, कोलिजन हर हमेशा जो भी कोई भी रिएक्शन रिएक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, हमेशा प्रोडक्ट नहीं बन जाएंगे, वही प्रोडक्ट बनेंगे जहां पर कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे। ठीक है, वही प्रोडक्ट बनेंगे जहां पे कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे। कोलिजन्स इफेक्टिव होने के लिए वहां उनकी ओरिएंटेशन और उनकी जो है आपको क्या देखना पड़ता है, उनकी ओरिएंटेशन देखनी पड़ती है कि किस तरीके से ओरिएंटेशन और उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कितने कोलिजन्स हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होगा, जितने कोलिजन्स इफेक्टिव है प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी है। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगी फ्रीक्वेंसी इनटू z, इफेक्टिव कोलिजन्स इनटू जितने फ्रीक्वेंसी है इफेक्टिव कोलिजन्स की। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी बैरियर जो कि क्रॉस करना पड़ता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। यानी जो थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब है कितना पार लगाने, कितना पार करना पड़ेगा ताकि जो है वो आपका इफेक्टिव कोलिजन हो जा रही है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है आपका मैक्सिमम एनर्जी पर, यानी यहाँ जो बनते हैं, यानी H2 और I2 से अगर HI बन रहा होगा तो यहाँ पर इस तरीके से जो बन रहा होगा, ये होता है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहाँ कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर। और ये याद रखना, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर द रिएक्शन, मतलब जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी उतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी, वरना बाकी समय तो रिएक्शन में आपका एक्टिवेशन एनर्जी देने में निकल जाएगा ना। तो जितनी कम एनर्जी मतलब उतना जल्दी रिएक्शन बनेगी, उतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत कम करनी पड़ेगी। ये है आपका रिएक्शन जो है आपकी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक के अंदर रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे होती है। प्रोडक्ट की नीचे होगी तो किसका मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट की सपोज करो आपकी एनर्जी 5 है, प्रोडक्ट की आपकी 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका चेंज कितना आएगा, डेल्टा एच कितना आएगा 3 - 5 दैट इज -2। तो ये क्या हो गया, आपकी एक्सोथर्मिक हो गई, एनर्जी रिलीज होगी इसके अंदर। ये आपका एंडोथर्मिक का ग्राफ होता है, ये याद रखना है। एंडोथर्मिक में क्या है, रिएक्टेंट सपोज करो रिएक्टेंट इसमें आप 3 पर है, प्रोडक्ट इसमें 5 पर है,
डिफरेंस कितने का आएगा, +2 का। तो ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उल्टा देनी पड़ेगी। अब देखो ये क्या है, ये इसका मतलब है इतनी एनर्जी हमें अब देनी पड़ेगी ताकि हम ऐसे बैरियर को क्रॉस कर सकें और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ क्या है, इतनी सी एनर्जी में काम हो गया, इतनी एनर्जी उल्टा और बच गई हमारे पास। ये समझ लो मैं 20 रुपए लेके गया था, मेरा काम 15 में ही हो गया। तो ये वो वाला केस है एक्सोथर्मिक का। एंडोथर्मिक का केस क्या है, मैं लेके तो 20 गया था लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस 25 हो चुका था, तो मैं 5 या तो उधार करके आया, यहाँ पे 5 रुपए दोबारा घर से लेके गया। ऐसे समझ सकते हो रिएक्शन को, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ओके, आर्हेनियस इक्वेशन पर क्वेश्चन आता है। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, आर्हेनियस इक्वेशन होती है K इज इक्वल टू माइनस ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये आपका आर्हेनियस इक्वेशन होती है। ये क्या कहती है, ये आपके रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर से रिलेट करती है। इसका आपको ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ के बाद इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आना चाहिए log K2 by K1 इज इक्वल टू ए अपॉन 2.303 R 1 T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। 3 मार्कर आएगा इसके अंदर, कम से कम 3 मार्कर आएगा इसके ऊपर। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चीज है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ना, वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसमें जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने की भी उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इससे क्या हो जाता है, जैसे जैसे अगर इसका ग्राफ बनाए हम, सपोज करो मॉलिक्यूल्स इस तरीके से थे, जैसे जैसे फ्रैक्शन इतने सारे मॉलिक्यूल्स थे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ग्राफ इस तरह से नीचे और आगे होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स को अब एनर्जी मिलती जा रही है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती जा रही है। तो ये क्या था T और ये क्या था T+10, तो वही तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, जो T और T+10 के बीच में जो है वही आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। तो जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्शन आगे की तरफ सरकती जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन को जल्दी होने में मदद करता है। तो कैटलिस्ट से रिएक्शन कैसे जल्दी हो जाएगी, कैटलिस्ट खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। सपोज करो कैटलिस्ट के बिना है, तो कैटलिस्ट के बिना इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लग रही थी, इतनी ज्यादा, इतनी सारी एक्टिवेशन एनर्जी लग रही थी, लेकिन कैटलिस्ट के आते क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, और मैंने क्या बोला, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर द रिएक्शन। तो जैसे जैसे एनर्जी कम लगी वैसे वैसे रिएक्शन फट से हो गई, ठीक है। तो कैटलिस्ट का क्या काम होता है, कैटलिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट इट हेल्प्स इन द रिएक्शन टू कंप्लीट फास्टर। कैटलिस्ट रिएक्शन को जल्दी खत्म होने में मदद करता है, ठीक है, विदाउट ऑल्टरिंग द नेचर ऑफ द रिएक्शन। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फॉर्मूला ऑफ रेट इन द कोलिजन थ्योरी। रेट हो जाती है आपकी, याद रखना, ये हो जाती है P ZAB e टू द पावर माइनस EA बाय RT। यहाँ पर ZAB क्या है, ये ZAB है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, आपके दो रिएक्टेंट्स की, यानी ए रिएक्टेंट है बी रिएक्टेंट के साथ जिस तरह से कोलाइड करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हो गई ZAB। और P क्या है, P है पॉसिबिलिटी यानी स्टेरिक फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन यानी रिएक्शन को होने में प्रॉपर इफेक्टिव कोलिजन्स भी होने चाहिए और उनके ओरिएंटेशन भी सही होने चाहिए, ठीक है। मान लो बड़ा आप रिएक्शन करना चाह रहे हो ऐसे, लेकिन रिएक्शन में इस तरह की ओरिएंटेशन चाहिए, तो उस पर डिपेंड करता है। तो रिएक्शन के अंदर ए टू द पावर माइनस ए के बाय RT के साथ आपको ओरिएंटेशन और प्रॉपर क्या चाहिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। ये क्या है आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर एंड देन उसके बाद हम DNF ब्लॉक पर जाएंगे। ये तो है भाई, नेक्स्ट आगे मूव करें, चलिए क्वेश्चंस पर आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फॉर अ रिएक्शन A gives B plus C
स्टूडेंट ने ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल करी और रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो गई, कैसी रिएक्शन रही होगी ये बताइए। हाँ जी, सॉल्व करते हैं ऐसे। क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर? अगर एक्स की कंसंट्रेशन ए की डबल हुई तो रेट ऑफ द रिएक्शन 8 टाइम्स बढ़ गया। ये कब होता है? ये होगा इसमें मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। के की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी के की वैल्यू। अब चेक करो कौन सी कंसंट्रेशन, कौन सी रेट ऑफ द रिएक्शन है। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। एन की वैल्यू कितनी होगी? एन की वैल्यू होगी 3। ठीक है, इससे हो जाएगा मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। कैसी रिएक्शन है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पेपर, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है और एक्सेस वाई एक्सेस बताने हैं। कैसा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। एक्स पर क्या हो जाएगी? रेट हो जाएगी, और यहाँ वाई क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सेकेंड, और अगर जीरो ऑर्डर का होता तो जो है ग्राफ फ्लैट आता। ओके, लेबल करना है ग्राफ को। एनर्जी का कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट वाला ग्राफ है ये किसका ग्राफ होता है? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है। तो 1 हो गया पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड पर क्या हो गया? रिएक्टेंट। थर्ड पर थर्ड क्या है? क्या कितनी एनर्जी चाहिए, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। फोर्थ पर क्या है? प्रोडक्ट। और फिफ्थ क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और अगर मैं पूछ लूँ किस टाइप की रिएक्शन है ये, तो ये हमारी एक्सो का ग्राफ है। क्यों एक्सो का ग्राफ है? क्योंकि प्रोडक्ट जो है कम एनर्जी पर है, रिएक्टेंट ज्यादा एनर्जी पर, तो जो डेल्टा एच आएगा वो नेगेटिव में है। ठीक है, पेशेंट को आयोडीन 131 दिया गया। हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन जो दे रखी है वो 8 दिन दे रखी है। ये आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी का सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर का होता है। हाफ लाइफ 8 दिन दे रखी है, तो कितना 32 डेज बाद कितना बच जाएगा, ये पूछा गया है इसका। तो देखो, अगर सी था तो C/2 हो गया 8 दिन में। इस C/4 हो जाएगा अगले 8 दिन में। फिर अगले 8 दिन में C/8। फिर अगले 8 दिन में C/16। तो वो 32 डेज का पूछ रहा है, तो 8 8 8 8 32 डेज में कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। ठीक है, 1/16 हो जाएगा। बच्चे कुछ का 1/16 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेप आरडीएस होगा रिएक्शन के अंदर, और कौन सा स्टेप फास्टर होगा। तो स्टेप 2 हमारा आरडीएस होगा इसके अंदर। आरडीएस क्या होगा? स्टेप 2। ठीक है, ये हमारा आरडीएस है। और उसमें पूछ रहे हैं कि कौन फास्ट होगा। A2 भी फास्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रही है। ये फास्टर है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट देख, अमन और रोहन काइनेटिक्स के एक एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे थे। तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, लाओ मैं दिखा देता हूँ। H2O2 से H2O प्लस हाफ O2 दे रहा है। ये एक्सपेरिमेंट था। उनकी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अमन ने कहा कि रेट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 से चेंज होगी और आयोडाइड से चेंज होगी। रोहन ने कहा से H2O2 से चेंज होगी। किसकी हाइपोथेसिस सही है? किसकी हाइपोथेसिस सही है? रोहन की हाइपोथेसिस सही है। रिएक्शन सिर्फ H2O2 पर डिपेंड करेगी। ठीक है, रिएक्शन सिर्फ H2O2 पर सही करेगी, इसकी हाइपोथेसिस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन विल चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रिड्यूस्ड टू हाफ। क्या हाफ लाइफ चेंज होगी अगर कंसंट्रेशन H2O2 की हाफ में रिड्यूस हो जाए तो?
नहीं होगी चेंज। क्यों नहीं होगी भैया? हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, ln2/k होती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो चेंज क्यों होगी? ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी ये, फर्स्ट ऑर्डर। ये रोहन की हाइपोथेसिस सही है। नेक्स्ट देखो, इस तरीके से टेम्परेचर जो होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, एक तरफ जो होता है एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन की रेट बढ़ी एंड देन एकदम से वह घटने लग गई। ये वन नहीं है, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन था ये। रेट जो होती है डिक्रीज क्यों करती है हाई टेम्परेचर पर? क्योंकि जैसे जैसे हाई टेम्परेचर पर आते जाते हैं तो यहाँ क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर आने से, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया था, एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आते हैं, तो इनके अंदर हाई टेम्परेचर पर डीनेचुरेशन हो जाती है, डीनेचुरेशन हो जाती है इनके अंदर, क्या हो जाती है? डीनेचुरेशन हो जाती है हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए रेट डिक्रीज करता है। आर्गेनियस इक्वेशन होती है a टू द पावर माइनस a बाय आर टी, ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ कितना होता है? तो ln k इज इक्वल टू, दोनों तरफ लॉग ले लो, ln a माइनस ea बाय आर टी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाओ, y इज इक्वल टू एम एक्स और ये हो गया c, तो यानी इंटरसेप्ट हो गया ln a, यानी कुछ इंटरसेप्ट आएगा और माइनस एम एक्स, यानी स्लोप नेगेटिव रहेगा, स्लोप नेगेटिव सिर्फ फर्स्ट वाले में। ठीक है, और एक इंटरसेप्ट रहेगा, ये होगा इंटरसेप्ट। ठीक है, ये होगा इंटरसेप्ट, ये हो गया ग्राफ। नेक्स्ट देखो, एक्सो किस में है? एक्सो में क्या होगा? प्रोडक्ट नीचे होना चाहिए रिएक्टेंट से, यहाँ पर इक्वल है तो ये एक्सो नहीं होगी, यहाँ पे रिएक्टेंट कम है प्रोडक्ट ऊपर है तो ये एंडो होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट नीचे है रिएक्टेंट ऊपर है तो यानी ये एक्सो होगी, यानी सिर्फ ए ओनली, वन। आंसर हो जाएगा वन। अच्छा क्वेश्चन था ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आते हैं हम लास्ट चैप्टर पर जो कि आपका है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की कुछ थ्योरी रिवाइज कर लें, जल्दी से थ्योरी रिवाइज करते हैं डी ब्लॉक की। हमारे लेक्चर को अराउंड 1 घंटा को होने को आ गया, मेरा टारगेट है कि हम 1.5 आवर में लेक्चर को वाइंड अप कर लें। अपने अकॉर्डिंग तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करी है, चलो हमें थोड़ा टाइम तो लग ही गया। डी ब्लॉक पर आते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं अब डी ब्लॉक को। 1 मिनट रुक जाना थोड़ा मैं, हाँ, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में क्या है? डी ब्लॉक में आपको कुछ कंपाउंड्स पढ़ने पड़ते हैं, डी ब्लॉक की जनरल ट्रेंड देखना होता है, फिर हम एफ ब्लॉक पर आ जाते हैं। डी ब्लॉक क्या होता है? जिसके एलिमेंट जो होते हैं वो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल डालता है, यानी जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली n-1d 1 to 10 ns 1 to 2, इस तरह की जिनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारे डी ब्लॉक वाले होते हैं। डी ब्लॉक वाला जो होता है बेसिकली 3 से 12 वाले होते हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं बीच वाला जो सेक्शन होता है ना, जो होता है पोर्शन वो। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन होता है, एस से पी के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा होता है उसके बीच में आ जाते हैं ये, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहलाए जाते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद बात आती है कि पहली ट्रांजिशन सीरीज कौन सी होती है? तो पहली ट्रांजिशन सीरीज होती है आपकी 3D सीरीज। पहली होती है 3D, सेकंड होती है आपकी 4D सीरीज, थर्ड होती है आपकी 5D सीरीज, और चौथी जो और लास्ट होती है आपकी 6D सीरीज। कहाँ से स्टार्ट होती हैं ये? पहले 3D स्टार्ट होती है, 3D कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होती है स्कैंडियम से लेके स्टार्ट होती है और जिंक तक जाती है। 4D सीरीज आपकी स्टार्ट होती है यूट्रियम से लेके, 5D सीरीज आपकी स्टार्ट होती है आपकी लैंथेनम से लेके, लेकिन लैंथेनम से जाती है ये लैंथेनम हॉफमियम तक, और वहां से जाती होती है मरकरी तक, लेकिन इसके अंदर आपकी एक इनर ट्रांजिशन और आ जाती है 58 सीरियम से लेके आपकी 71 ल्यूटियम तक, जो कि एफ ब्लॉक में चले जाते हैं।
एंड देन आती है आपकी 6G सीरीज जो कि 89 एक्टिनियम से शुरू होती है ना। और ये कहाँ तक जाती है, ये आपकी अब जो है आपके बीच में आती है। अब तो आपके 118 एलिमेंट कंप्लीट हो गए ऑर्गेनिज्म से, लेकिन पहले नहीं थे, ठीक है। और आपके बीच में फिर आपके ये आ जाते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, एक्टिनाइन नीटियम, नीचे फिर थोरियम वगैरह, 90 थोरियम, और ये एफ ब्लॉक में चले जाते हैं ये सब, है ना। देन आता है इसके ट्रेंड के बारे में, बेसिक ट्रेंड्स के बारे में। पहला आता है एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड। तो एटॉमिक रेडिया की बात करी जाए तो इनमें क्या होता है, एटॉमिक रेडिया पहले डिक्रीज करती है, कांस्टेंट रहती है, और देन इसके बाद इंक्रीज करने लगती है। पहले डिक्रीज, देन कांस्टेंट, एंड देन उसके बाद इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, एंड देन उसके बाद इंक्रीज करने लग जाती है, ठीक है। ये रहता है एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड। क्यों? क्योंकि उसके बाद पिरियडिक शुरू हो जाती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है। आयनिक रेडियाई ये सब है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हायर होती हैं एस ब्लॉक और से, पर लोअर होती हैं पी ब्लॉक से, है ना। इन सब के बारे में आता है। उसके बाद आता है आपके मेटलिक कैरेक्टर। तो मेटलिक कैरेक्टर में भी क्या होता है, मेटलिक बॉन्ड जो होता है ग्रेजुअल डिक्रीज होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में, लेफ्ट से राइट तक जाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बात करें तो जिंक, कैडमियम, मर्करी को छोड़ के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ज्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड बनाते हैं। जिंक, मर्करी, कैडमियम में फुली फिल्ड डी होते हैं, इसलिए कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके। ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए जाए तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +3 होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेज में +3 होती है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें स्कैंडियम की नहीं होती, बाकी सबकी होती है, और इनकी 8 तक चली जाती है, ओके। ट्रांजिशन एलिमेंट्स लोअर स्टेट में ज्यादातर +2 +3 में रहते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद बात आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो इसके अंदर वेरिएशन होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे। मैंगनीज, निकल और जिंक की हायर वैल्यूज होती हैं। क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, इसलिए वजह से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करी जाए तो इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पैरामैग्नेटिक हो गया। डायमैग्नेटिक होते हैं जो सब पेयर्ड होते हैं। तो आपके जितने भी D0 वाले हैं और D10 वाले हैं सब कलर्ड होते हैं। इनके अंदर कलर आता है। कलर क्यों आता है? डी ट्रांजिशन की वजह से आता है। तो जो D0 होंगे या D10 होंगे, इनके अंदर कलर नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। बाकी सब में कलर होता है, क्योंकि इनके अंदर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। D0 में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ट्रांजिशन कैसा? और D10 में पूरे फील्ड है, तो ट्रांजिशन कैसा? कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देन उसके बाद आती है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कुछ कंपाउंड्स आते हैं इनके, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7। ये इसकी प्रिपरेशन आती है एग्जाम के अंदर। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से इसे सेपरेट किया जाता है। इसका और आता है एग्जाम में, कौन से ओर से इसे सेपरेट करते हैं, तो Cr2O4 इस ओर से सेपरेट करते हैं। क्रोमाइट ओर होता है। पहले इससे सोडियम क्रोमेट बनता है, देन उससे डाइक्रोमेट बनता है, देन उसके बाद KCl के संग रिएक्शन होकर पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया जाता है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि क्रोमाइल क्लोराइड रिलीज करता है ये CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड रिलीज होता है। एंड देन इसकी कुछ रिएक्शंस है जो कि एग्जाम में आयनिक फॉर्म में या फिर सिंपल रिएक्शन लिखने को भी आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। जैसे कि एक दो रिएक्शन लिख देता हूं, जैसे कि Cr2O7 है 2 नेगेटिव, ये आपका 2 नहीं, अगर किसी को इनकी बैलेंसिंग सीखनी हो तो बैलेंसिंग सीखने के लिए वीडियो बनाई हुई है बैलेंसिंग इन डी ब्लॉक करके, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डी ब्लॉक की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वो आपको वीडियो दिख जाएगी। मैं अगर याद रहा तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस तरीके से रिएक्शन आप लिख सकते हैं इनकी। ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब ये खुद रिड्यूस हो रहा है। देखो यहाँ पर जो है ना, ये +7 से +3 पर जा रहा है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये कैसे एक्ट कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। कैसे कैसे रिड्यूस करेगा? फेरस को फेरिक में करेगा, स्टेनस को स्टेनिक करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर बनाएगा, आयोडाइड का आयोडीन में रिलीज करेगा। स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो अगर हम डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर को देखें तो डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आप बैलेंसिंग के बारे में A to Z सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, आप बैलेंसिंग का लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। आपको स्पेसिफिकली बैलेंसिंग में दिक्कत है तो, ठीक है। इस तरीके से डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर होता है और पूरे पर 2 नेगेटिव चार्ज।
ये बीच वाला जो होता है ये 126 डिग्री का राउंड होता है। इतना ज़्यादा स्पेसिफिकेशन की वैसे ज़रूरत। और ये एसिडिक मीडियम में ऑरेंज रेड होता है, जबकि बेसिक मीडियम में ये कैसा होता है, एसिडिक मीडियम में ये याद रखने की जरूरत है। डाइक्रोमेट आयन एसिडिक में जो होता है वो डाइक्रोमेट की तरह रहता है और ऑरेंजिश कलर का होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में क्रोमेट आयन बनता है जो कि येलो कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बात करी जाए तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है आपका वो पायरोल्यूसाइड और MnO2 पायरोल्यूसाइड और से बनता है, उसके संग रिएक्शंस होती हैं तब बन जाता है। और इसमें ये याद रखने की जरूरत है, अगर MnO2 है तो इसकी रिएक्शन होती है आपकी KMnO4 से, लैब प्रिपरेशन, वो आपकी एग्जाम में नहीं आती है। लेकिन इसकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस की बात करी जाए तो MnO4 जो है आपको ये याद रखना है कि MnO4 नेगेटिव है, ये आपका Mn2 पॉजिटिव बनाएगा अगर एसिडिक में होगा, लेकिन अगर ये बेसिक में हुआ तो बेसिक में इसका Mn2O2 बन जाएगा। ये याद रखना। सब कुछ बताया हुआ है मैंने आपको बैलेंसिंग वाली चीज में, सब कुछ बताया हुआ, सब कुछ आप वो लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, बाकी आयोडीन, आयोडाइड को आयोडीन में, फेरस को फेरिक में, ऑक्सीडेट को कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में, इस सब इस तरीके से ये रिड्यूस करता चलता है। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में अगर फेंटली एल्कलाइन में बात करी जाएगी तो MnO2, तो ये एसिडिक हो गया। और ये फेंटली एल्कलाइन की बात कर रहा हूँ, MnO2 किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, फेंटली एल्कलाइन मीडियम कैसा हो, फेंटली एल्कलाइन मीडियम। ऐसे मीडियम में। ठीक है, तो मीडियम डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर बदला जाए इसका तो अगर जो है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, MnO4 सिंगल नेगेटिव। ठीक है, अब मैग्नेट आयन कैसा होता है, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है। नेक्स्ट F ब्लॉक पर आते हैं, तो F ब्लॉक में क्या हो गया, F ब्लॉक के अंदर आपके 4F वाले हो गए, लैंथेनम वाले 14 एलिमेंट्स होते हैं सीरियम से लेकर ल्यूटिडियम तक, और बाकी के एक्टिनोइड्स होते हैं आपके। ठीक है, तो उसमें भी 14 होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन कौन सी होती है इनके लिए, लैंथेनोइड्स के लिए +2 और +4। ओके, ये 4F वाले होते हैं, एक्टिनोइड्स 5F वाले होते हैं। इनके लिए कॉमन कौन सी होती है, +3 से लेकर +7 तक। ये इसमें से प्रोमीथियम आपका रेडियो एक्टिव होता है, इसमें सारे होते हैं। लेस रिएक्टिव होते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होते हैं लेस कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स है, इस तरह से इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, लैंथेनाइट में होता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और आपका एक्टिनाइट में होता है एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इससे आप चीजें याद कर सकते हो। एक्टिनाइट में कहां से कहां तक हो गए, आपके थोरियम 90 से शुरू हो जाते हैं 103 लॉरेंसियम तक, है ना। ये आपका इस तरीके से होता है, इसके अंदर आप याद कर लेना इसे। बाकी मैं यहाँ अगर आप चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत अच्छे से बैलेंसिंग पढ़ाई हुई है। बैलेंसिंग बहुत 2 मार्क की आएगी एग्जाम के अंदर, तो जो 2 मार्क की बैलेंसिंग आएगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बैलेंसिंग जो है ना वो की प्लेलिस्ट बना रखी है डी ब्लॉक की बैलेंसिंग की, उसमें आप बैलेंसिंग दे सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ बैलेंसिंग सेपरेट वीडियो। ठीक है, क्या मैंने ऑलरेडी लिख देता हूँ बैलेंसिंग की सेपरेट वीडियो। ओके, ये चीज याद रखना। चलिए जी, आगे बढ़े। लो पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी जल्दी सॉल्व करो और मुझे उनके आंसर बताओ। हाँ जी, सॉल्व किया आप लोगों ने? वीडियो को ये मत सोचो कि रिकॉर्डेड है या प्रीमियर में है या ऐसा कुछ है वैसा कुछ है। वीडियो को इस तरह से ट्रीट करो जैसे लाइव लेक्चर चल रहा है। समझ में आ रही है? ऐसे ट्रीट करोगे तभी सीरियसली पढ़ पाओगे। ओके, हाँ बताना शुरू करेंगे जल्दी जल्दी। अरे एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? 3d5 4s2 का मतलब क्या है? मैंगनीज, आयरन, आयरन इज 3d6। तो ये क्या है? मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा रही है ना, डी ब्लॉक में पूछी जा रही है। 3d5 d5 है और 4s2 है, इसका मतलब क्या है? मैंगनीज तो d5 4s1 होता है और आयरन कितना होता है? d6 4s2 ना होता है, जल्दी से बताओ। अरे नहीं भैया, हाँ क्रोमियम होता है d5 4s, मैंगनीज होता है d5 4s2। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ये होगी +7 होगी मैक्सिमम और मिनिमम मोस्ट कॉमन होता है +2। मैंगनीज, मैंगनीज जो है हमेशा +2 में देखा होगा ज़्यादातर, है ना। नेक्स्ट देखो, वो बोल रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं एफ ब्लॉक से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर जो होता है कंपेरेबल गैप होता है। डी ब्लॉक के अंदर कंपेरेबल गैप होता है तो ट्रांजिशन हो सकता है, कंपेरेबल होता है। लेकिन एफ ब्लॉक के अंदर क्या होता है? गैप बहुत ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन वगैरह नहीं हो सकता ज्यादा, तो इसलिए इसकी ज्यादा वैरायटी नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट बोल रहा है वो अटोमिक नंबर में इंक्रीज करने से अटोमिक रेडियस चेंज नहीं होती ट्रांजिशन एलिमेंट में ज्यादा। क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि एक तरफ अगर अटोमिक नंबर बढ़ते हैं तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो हमारा साइज डिक्रीज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए डिक्रीज? क्योंकि हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स लगाएगा, वो चाहेगा साइज डिक्रीज कर जाए। लेकिन यहाँ पर एक स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे आ जाता है? क्योंकि आपको पता है कि स्क्रीनिंग का जो इफेक्ट होता है वो इस तरह से होता है, SPDF स्क्रीनिंग इस तरह से होती है। तो यानी जितना बड़ा ऑर्बिटल उतनी पुअर स्क्रीनिंग, तो डी की स्क्रीनिंग पुअर होती है। तो स्क्रीनिंग पुअर होगी तो न्यूक्लियर चार्ज अपना इफेक्ट अच्छे से नहीं लगा पाएगा और जो है साइज जो है बढ़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से साइज बढ़ने की कोशिश करेगा, तो एक फैक्टर उसे बढ़ा रहा है, एक फैक्टर उसे घटा रहा है, दोनों फैक्टर आपस में तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते रहते हैं, जिस वजह से साइज में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, दैट इज व्हेन नॉट अ मेजर चेंज इन साइज इज ऑब्जर्व। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर आप इस ग्राफ को देखो आयनेशन एंथैल्पी के, तो देखो आपका ये इन दोनों का पास पास में आयनेशन एनर्जी कंपेरेबल है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा दूर हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि आयनेशन एनर्जी इंक्रीज क्यों करती है? कंसीडर ट्रांजिशन सीरीज। क्यों इंक्रीज करती है आयनेशन एनर्जी? इसलिए क्या इंक्रीज करती है क्योंकि शील्डिंग इंक्रीज करेगी। अगर शील्डिंग इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? शील्ड करेगा ना वो इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो बढ़ने नहीं देगा। तो आयनेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज करती है अक्रॉस अ पीरियड। अगर शील्ड करेगा तो शील्ड करने से क्या होगा? साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। बेसिक आइडिया तो ये है। आयनेशन एनर्जी इक्वल क्यों हो जाती है फर्स्ट और सेकंड के लिए, पर थर्ड के लिए बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि 3D जो होता है, 3D में आपका एक होता है, उसके बाद आप 4F में चले जाते हो। तो जैसे ही आपका 4F में चले गए तो 4F में जाने से क्या हुआ? शील्डिंग पुअर हो गई। शील्डिंग पुअर होने की वजह से क्या हो गया? साइज बढ़ गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होना आ गया? यहाँ पर आ गया इनके बीच में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वो साइज बढ़े को बढ़ने नहीं देता। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज फिर से घट जाता है, इस वजह से आपको ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता। ठीक है, किस एलिमेंट की हायर डेंसिटी होगी? रिहीनियम या इसकी टेक्नीशियम की? तो इस रिहीनियम की ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ओके, क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है और लेकिन इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है। रिहीनियम का एलिमेंट की डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिहीनियम की ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्योंकि इसकी वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगी और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, इस वजह से।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनकम्प्लीटली फिल्ड ही होता है तो उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कॉम्प्लेक्सेस भी फॉर्म करते हैं। मोस्ट कॉमन वो होती है जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक ना करे, मैक्सिमम चार्ज वाली वो होती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड्स और ऑक्साइड की देखी जाती है। कौन से कंपाउंड में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वैनेडियम की, तो ये हो जाएगी आपकी इसमें, ठीक है, +4, क्योंकि वो इनर्ट गैस के आसपास चला जाता है। मैंगनीज अचीव करता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर फ्लोरीन के साथ, इसका रीजन ये करेक्ट करना है, नहीं हायर स्टेट वो एग्जिस्ट करता है O2 के साथ, ठीक है। और आयंस जो कि मैक्सिमम और मिनिमम देंगे मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, तो वही होंगे फुली फील्ड वाले। तो मैक्सिमम कौन देगा, Mn2+, ये मैक्स होगा, और मिनिमम कौन होगा, Zn2+, ये होगा आपका मिनिमम। सब कुछ पढ़ाया हुआ है भाई, ठीक है, समझ में आई। नेक्स्ट देखो, कॉपर 2 की 3D9 होती है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन कॉपर 1 की 3D10 होती है। क्या चीज इसमें से सही है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है, कॉपर 2 ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये है कॉपर 2 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिसप्रपोर्शनेशन कौन सी है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा हो एक ही स्पीशीज, कौन सी होगी ऐसी, ये है भाई, +1 से +2 भी जा रहा है और +1 से 0 भी आ रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, ए, इसमें ए है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो क्या कहते हैं, +7 से आपका यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ पे इस वाली में दिख रहा है, बी वाली में, ए और बी वाली में तो दिख रहा है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे MnO4 नेगेटिव है और Mn2 पॉजिटिव है, एक ही चीज का बढ़ना और घटना नहीं हो रहा है। यहाँ पे MnO4 नेगेटिव जो है, यहाँ पर जो है MnO2 तो दे रहा है, तो यहाँ रिडक्शन तो हो गया, लेकिन ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, इससे बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ है इसकी, तो डी तो नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, ठीक है, सी भी नहीं होगा, सी में भी आपका बढ़ा और घट नहीं रहा, सिर्फ ए और बी में ही हो रहा है, आंसर हो जाएगा 1। अरे MnO4 सिंगल नेगेटिव दे रखा है ना, और भी आंसर हो जाएगा, एक मिनट रुकना जरा। हैंग क्यों हो गया भाई, ठीक, हैंग क्यों हो जाता है, HCl क्यों यूज नहीं किया जाता आपका एसिडिक मीडियम के लिए, KMnO4 के लिए, क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देता है HCl को क्लोरीन में। ये जब मैंने ये डी ब्लॉक पढ़ाया था तब ये बताई थी वाली बात, ठीक है, आप वो 4 वाला लेक्चर देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, एक वायलेट कंपाउंड है मैंगनीज का, जो कि आपका ये बेसिकली KMnO4 की प्रिपरेशन के बारे में रिएक्शन है, जो कि डिकम्पोज करके ऑक्सीजन लिबरेट करता है और बी देता है और सी ऑफ मैंगनीज आर फॉर्म्ड। तो ये बेसिकली ये रिएक्शन है कि KMnO4 है आपका, KMnO4 की प्रिपरेशन है ए, ये आपका हीट करने पे K2MnO4 देता है, ये आपका हो गया बी।
प्लस एक और कंपाउंड देता है MnO2, ये हो गया C, प्लस आपके साथ में ऑक्सीजन आती है, ठीक है। ये MnO2 आपका KOH और ऑक्सीजन के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट KN3 के साथ ये दे देता है कंपाउंड B, यानी 2 टाइम्स ऑफ K2MnO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2, ये दे दिया इसने, ओके। कंपाउंड B, अगेन ये कंपाउंड B हो गया। और हीटिंग कंपाउंड C विद कॉन्क H2SO4 and NaCl, ये कॉन्क इसमें H2SO4 आ गया और NaCl आ गया, तो क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड, कॉन्क H2SO4 हमारा 4 टाइम्स हो गया और NaCl आपका 4 टाइम्स होता है, तो आपकी क्या लिबरेट होती है, MnCl2 बन जाता है, प्लस क्या बनेगा 2NaHSO4 बन जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O, और जैसे कि बताया क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, तो क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। एंड कंपाउंड D ऑफ मैंगनीज, ये कंपाउंड D ऑफ मैंगनीज। अदर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई E2D एंड एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, तो ये सब रिएक्शंस होती है, ठीक है, ये सब आपको याद करना, ओके। इससे हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ओके। टेलीग्राम चैनल से आप PDF ले सकते हो इस सेशन की, और सारी इन्फॉर्मेशन यहीं कन्वे होती है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, आपकी ब्रह्मोस सीरीज आज एंड होती है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी डाउट्स हो तो वो आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, है ना, ये कॉल भी कर सकते हो, और आप एक बार बस पूछ लेना कॉल करने से पहले, और चाहो तो वॉइस मैसेज भी पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो की लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम है तो आप इसका जो है इंग्लिश ट्रैक भी सुन सकते हो लैंग्वेज सेटिंग्स में जाके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो ये मैं आपको चैनल का सब्सक्राइब बटन जो है यहाँ पे आता है, इसे आपको सब्सक्राइब करना है, ओके। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच।